देखिए, तो ये 5th क्लास होगा हम लोग का पीरियोडिक टेबल का, और ये हम लोग मेन टॉपिक देख रहे हैं रेडियस। और हम लोग कल बता रहा था मैं कि रेडियस 3 टाइप का होता है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस का दो केस है। कोवेलेंट रेडियस किसके लिए निकाला जाता है? ये जो मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है, या सह संयोजक जो त्रिज्या है, पहले बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तब होगा कोवेलेंट रेडियस। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है, बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम जैसे H2 Cl2 F2, जिसको सह संयोजक बॉन्ड कहते हैं। और एक कंडीशन हो सकता है कि यदि दोनों डिफरेंट हो जाए तब। तो ये दोनों का हम लोग रेडियस देख लिए थे कि कैसे निकाला जाता है। तो कोवेलेंट रेडियस अगर सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है, सिमिलर एटम के बीच में है, तो हम लोग उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं और हाफ कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो हम लोग दोनों के रेडियस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेकर हाफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो छोटा है दूसरा बड़ा है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है शोमेकर स्टीवेंसन, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर HCl है, HCl, तो ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कितना होता है? तो ये फॉर्मूला है RH, यानी रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस 0.09 डेल्टा En। डेल्टा En का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है बॉन्ड लेंथ उतना ही घटता है। ये मैं बताऊंगा आपको आगे। केमिकल बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट आता है कि जब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कैसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है खींचना। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे H है, Cl है, तो Cl का नीचे नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो जब Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब तो H उसके पास थोड़ा आएगा, एक्चुअली आता नहीं है, वो झुकता है। H का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के पास नहीं आएगा, वो H जो है थोड़ा सा झुक जाएगा क्योंकि वो खींच रहा है Cl। तो जब अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे के तरफ झुकेंगे तब तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। इसलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है बॉन्ड लेंथ छोटा होते जाता है। ये आगे देखेंगे। तो ये दो टाइप का कोवेलेंट रेडियस था। अभी हम लोग देखेंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या इसको कहा जाता है। तो अनूप, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा क्या? यस सर। रामनगर से? सर गांव से ही पढ़ा था। अच्छा, तो मेटालिक रेडियस, अभी देखिए, अभी इसके कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम पास पास में होते हैं। लेकिन मेटालिक रेडियस में सपोज ए एक मेटल है और वही मेटल एक ए वाला पार्ट, जैसे मेटल बार हो गया, इसके अंदर की कहानी है। जैसे एटम यहाँ पे रहेगा, एक्चुअली एटम नहीं होता है, एक कर्नल होते हैं। कर्नल मतलब जैसे देखिए बताता हूँ, जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन, उसके आगे वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 8 नहीं ना, हाँ 281, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको इसको अल्टीमेट सेल कहा जाता है, इसको पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है, इसको प्री पेन अल्टीमेट सेल कहा जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट जो अल्टीमेट सेल वहां से निकलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्ट बच जाता है तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। तो जो चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं उनको कर्नेल कहा जाता है, KERNEL। तो क्योंकि मेटल होता है ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर कैसा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज, फिर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और बड़ा बनाता हूँ देखिए, ऐसा होता है। अगर कोई मेटालिक यहाँ पे एटम है तो ये उसके चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन उसको घेर के बैठते हैं।
फिर से एक दूसरा एटम, तो चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन घेर के बैठेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, इसलिए मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब देखिए, अब एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है वैसे नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। तो कहा जाता है कि अगर एक मेटल एटम यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन भी तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। तो एक एटम यहाँ पे है ए और दूसरा एटम यहाँ पे है, तो इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला जाता है, और इसको ए हो गया, यानी ए हो गया आपका डी ए, यानी ए जो एटम है मेटालिक एटम उसके बीच की दूरी। तो आर ए क्या होगा? ए हो जाएगा डी ए बाई 2, करेक्ट ना? कोवेलेंट रेडियस जैसा ही दिखता है ये भी, लेकिन इसमें और कोवेलेंट रेडियस में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक कोवेलेंट रेडियस में दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, जबकि मेटालिक रेडियस में दोनों एक दूसरे से दूर है। तो कोवेलेंट रेडियस बड़ा होगा या क्या? अप्रोक्स डेटा, यहां से एग्जैक्ट डेटा थोड़े निकल रहा है, हम लोग इसको अप्रोक्स ले रहे हैं ना। हाँ, तो ये जो आर ए होगा वो क्या होगा? पहले वाले कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। तो आगे हम नोट देकर लिखने वाले हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो मेटालिक रेडियस से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड आप फॉर्मूले देखे रहेंगे फिगर, तो आपको समझेगा, बुक में लैंग्वेज देख के लिखा हुआ है, बुक में ऐसा कुछ नहीं है आपको। अब हम लोग सीखते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस किसके लिए निकाला जाता है? ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, एक गैसेस के लिए निकाला जाता है। अब देखिए, जैसे अभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब के लिए निकाला जाएगा। और जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, इस टाइप के लिए। अभी पहले एक केस बताता हूँ। अभी आप बताइए कि गैसेस के पार्टिकल के बीच की दूरी, जो 9th में पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर डिस्टेंस कम होता है, उससे ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है, और गैसियस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एक गैसियस जो पार्टिकल है वो और दूर दूर रहता है। सपोज एक हीलियम यहाँ पे रहेगा तो दूसरा हीलियम यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एक एटम यहाँ पे हो गया, दूसरा एटम यहाँ पे हो गया। अब इनके अगर बीच का डिस्टेंस निकाला जाए और उसको अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ, तो ये क्या हो गया? ये DHEHE हो गया। तो अगर हम RHE लिखेंगे तो क्या होगा? DHEHE बाई 2 हो जाएगा। तब तो ये जो कोवेलेंट रेडियस है वो तो मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं? और इसका रीजन है क्यों? क्योंकि गैसियस पार्टिकल मतलब देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा का डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक तो एक केस है। दूसरा केस कैसा है? फॉर बॉन्डेड, अगर बॉन्डेड के टर्म में है, बॉन्ड में, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2, तब कोई बोलेगा नहीं ये गैसियस एटम क्या अगर निकालना हो तब क्या करेंगे? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि गैसेस के लिए वंडरवाल रेडियस निकाला जाता है, ये भी तो गैसेस है। तो इसके लिए ये भी कंसेप्ट दिया है। वो कैसा दिया हुआ है कि मान लीजिए जब H2 है तो दो एटम यहाँ पे होगा, लेकिन एक दूसरा जो H2 होगा अब इससे दो दूर होगा, यहाँ पे होगा। अब
इस H2 मॉलिक्यूल का नियरेस्ट एटम और इस H2 मॉलिक्यूल का नियरेस्ट एटम, जो दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया जाता है। ये क्या हो गया, DH2H2। तो अगर हम RH निकालेंगे इस गैसियस मॉलिक्यूल के टर्म में, तो हम बोलते हैं DH2H2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो निकला है वो वंडरवाल रेडियस है, ये हाइड्रोजन का वंडरवाल रेडियस है। लेकिन जो हम लोग पहले निकाले थे फर्स्ट केस, वहां पे कौन सा रेडियस था, कोवेलेंट रेडियस था, ये बॉन्ड के टर्म में था। तो अगर कोई बोलेगा वंडरवाल रेडियस, तो ये वंडरवाल रेडियस जो है वो मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इधर वो गैसियस एटम हो या गैसियस मॉलिक्यूल हो, इनकी बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। समझे क्या? तो अगर इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखा जाता है, इट इज द हाफ ऑफ, it is the half of distance between two nearest atom to nearest वो DH2 है या DN2 है सर? क्या, फॉर्मूला में वो DN2 माइनस H H H H H H है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर। ठीक है, देखिए अभी दिख रहा है, बाई 2 ऐसा है, H2 है। तो ये होता है इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम of two different molecule, two different molecule, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के जो दो नियरेस्ट एटम है उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ ही कहलाता है वंडरवाल रेडियस। लिख दूं क्या इसका हिंदी? तो ये देखिए अभी लैंग्वेज कैसा है कि जो दो नियरेस्ट एटम है किसके, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, उनके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे और उसका हाफ करेंगे, यानी इतना डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा उनका वंडरवाल रेडियस। तो यहाँ पे मेन मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि ये दूर जो वंडरवाल रेडियस है वो बड़ा है, उससे छोटा है मेटालिक रेडियस और उससे छोटा है कोवेलेंट रेडियस। इसी को बुक में कैसा है, लैंग्वेज से लिखा है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम फिगर देखे रहते हैं तो हमको विजुअलाइजेशन होता है, हाँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेटालिक जो होता है मेटल, उसके अंदर एटम थोड़ा दूर दूर होते हैं, उससे ज्यादा दूर होते हैं गैसियस पार्टिकल के एटम। तो अगर हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ रेडियस, और बड़ा लिखू क्या कि दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो सबसे छोटा होगा आर ऑफ कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ा होगा आपका आर ऑफ मेटालिक रेडियस, उससे ज्यादा होगा वंडरवाल। वंडरवाल, ये वंडरवाल साइंटिस्ट है, एक जगह और डिस्कशन आएगा इसका स्टेट्स ऑफ मैटर में और केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि जो आर सी होगा वो लेस देन होगा आर एम से और ये लेस देन होगा आर बी से। अब समझिए ये 11th का टॉपिक है और ये लोग डायरेक्ट इसी टॉपिक पे 12th में क्वेश्चन पूछ दिया है इस साल, जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसके उसमें। तो आप लोग को समझ गया कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? इसमें पूछेगा, अच्छा अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा अभी बहुत सारा। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि चलो बताओ कार्बन और हील, उसमें जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे इसमें पूछेगा कि जैसे H2 है, अगर इसमें कोवेलेंट रेडियस कंसीडर किया जाए और इसके वंडरवाल रेडियस कंसीडर किया जाए तो कौन सा बड़ा होगा, वंडरवाल रेडियस, क्योंकि वंडरवाल रेडियस से बॉन्ड में नहीं है,
ये तो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल घूम रहा है एयर में, उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ है। तो रुकिए और आएगा क्वेश्चन, रुकिए जब हम अभी पेरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तब आएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो रेडियस का वेरिएशन है वो कैसा है। उससे पहले आपको 3 टर्म पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ध्यान से, ये सबसे अच्छा टॉपिक है इसका, और ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक ये टॉपिक आएगा। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तब हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसी का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट। तो 3 टॉपिक पढ़ना है, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट क्या होता है। तो एक एक करके देखिए। न्यूक्लियर चार्ज, अब देखिए तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक पीरियड के एलिमेंट को ले ले, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लिथियम का नोटेशन है 3। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। इसके अंदर कैसा है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब आप किसी एक को कंसीडर कर दे, जैसे कार्बन को ही अगर हमने कंसीडर किया, सॉरी ज्यादा बन गया, तो कार्बन के अंदर वाले ऑर्बिट में 2, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। अभी ये न्यूक्लियर चार्ज, इसके मीनिंग से देखिए, न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है कि केवल प्रोटॉन रहता है। हाँ, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के तरफ लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो आप बताइए, जैसे आउटर, एक मिनट इसको इरेज करता हूं, बाहर वाले को, ये अलग तो नहीं होगा लग रहा है, सिंगल अकेले नहीं होने वाला है। गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो एक और हम बना देंगे इसमें, ऐसा और एक ऐसा, ये हो गया न्यूक्लियस। तो कार्बन को कंसीडर कर रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताइए, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की तरफ खींचने का काम कौन करेगा, प्रोटॉन ही तो करेगा ना। हाँ, तो किसी भी एटम के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन या किसी इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ जो फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तभी हमको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो जब प्रोटॉन बढ़ेगा तब तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, अंदर के तरफ खींचने वाला फोर्स। तो मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर चार्ज का डेफिनेशन, इट इज द attractive force, it is the attractive force on electron towards nucleus, towards nucleus, यानी न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी में लिखूं क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश, रुकिए
कुछ लोग होंगे हिंदी में नहीं बोल रहे होंगे, नाभिकीय आवेश। तो क्या बोलेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के तरफ, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस ही लिखता हूं, न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक के तरफ लगने वाला आकर्षण बल, अगर हिंदी में अगर ये रेफ एफ गड़बड़ हो जाए तो आपको ध्यान दे देना है, आप सुधार लीजिएगा। लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय आवेश कहलाता है, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन हो गया मेरे को लिखे हुए, नाभिकीय आवेश कहलाता है। 10-12 साल के बाद हिंदी मिला था पिछले साल से। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के तरफ लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये मीनिंग समझ गए? अब देखिए ध्यान से, अभी हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देख रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बार बार बोल रहा है, ये टॉपिक बहुत रिपीट होता है, या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसका हिंदी होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। अब ध्यान से देखिए, कार्बन को लिखा हमने तो कार्बन को ही देखते हैं, चाहे सोडियम को देखिए, सोडियम को, तो सोडियम एक ऐसा है 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अंदर Na हो गया, सॉरी Na को हटा ही देते हैं, चलिए। उसके बाद बाहर एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और एक तीसरा सेल हो गया। अब देखिए ध्यान से, अंदर में तो ये है प्रोटॉन है, इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर में 8, इसके बाहर में 1। अब बताइए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कंसीडर कीजिए, इसको और इसको, ये वाले को मैं इधर ही लिखता हूं, ठीक है। तो बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही है ना, और दोनों निगेटिवली चार्ज है। तो आप बताइए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? रिपल्सन होगा, क्योंकि नेचर क्या है, सेम, दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो फिक्स पोजीशन पे है, वो चेंजेस बहुत कम दिखाएगा। अब बाहर वाले पे क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स लगता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अभी देखिए स्क्रीन दिया हुआ है, इसे एक साइंटिस्ट ने लिखा हुआ है स्क्रीम, सॉरी, स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना ना, स्क्रीमिंग। तो स्क्रीमिंग मतलब जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चिल्लाता है कि तू बाहर जा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम। अगर मान लीजिए एक छोटा सा रूम है, आप पहले अंदर बैठे हैं और कोई दूसरा कोई अंदर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा बोलेंगे ना, अरे थोड़ा बाहर रहो, क्या नहीं होगा? हाँ, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग नहीं, स्क्रीम, स्क्रीम मतलब उसे उन्होंने किया है, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीमिंग जैसे जानवर कुत्ते देखते ना एक दूसरे के ऊपर कैसे चिल्लाते हैं, में आते हैं ना, तो वो स्क्रीनिंग का मतलब होता है चिल्लाना। तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझे क्या? रिपल्सिव फोर्स,
इसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। स्क्रीनिंग, इट इज द रिपल्सिव फोर्स, इट इज द repulsive force, it is the repulsive force on outer electron, outer electron, it is the repulsive force on outer electron by inner electron, by inner electron। तो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी लिख देता हूं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा सॉरी एक मिनट, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। इसमें कोई डाउट है? अब देखिए इसमें क्या था, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली मतलब प्रोटॉन होता है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के तरफ, न्यूक्लियस के तरफ लगने वाला फोर्स नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? एक मिनट, जोर से बोलता हूं मैं, एक मिनट। अभी जा रहा है क्लियर? तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ गए कि डाउट है? इसमें तो बहुत है, इसमें तो हर एक एटम की कहानी है। अगर मान लीजिए आपने लिथियम ही ले लिया, लिथियम, तो लिथियम में 2 1 है, तो अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का नेचर सेम, ये भी इस पे भी निगेटिवली चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझे क्या? अब देखिए, अब हम लोग सीख रहे हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट, जेड के सब्सक्रिप्ट में रहता है, इसी को बोलते हैं ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स। ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स। अब सुनिए ध्यान से, ये अगर हम सोडियम को ही देखते हैं तो एक सोडियम है यहां पे, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद बाहर वाले में 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तभी सुनिए ध्यान से, और इसके न्यूक्लियस में है प्रोटॉन। तो अभी इस अंदर वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहला रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो क्या कहला रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब बताइए, कोई किसी एटम में से खुद से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या? नहीं निकलता है। हाँ,
तब तो इसका मतलब है 100% जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया तब तो इलेक्ट्रॉन खुद से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, लेकिन तो न्यूक्लियर चार्ज अंदर के तरफ लग रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर के तरफ लग रहा है। ओवरऑल कितना फोर्स अंदर के तरफ लग रहा है उसी को कहा जाता है जेड इफेक्ट। अंदर के तरफ ओवरऑल कितना लग रहा है, तो ये कैसे निकलेगा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्ट। कि अंदर के तरफ कितना लगा माइनस स्क्रीनिंग कितना हुआ, तो क्योंकि ये क्या है, ये बाहर के, ये अंदर के तरफ लगने वाला फोर्स है, ये बाहर के तरफ लगने वाला फोर्स है। तो अंदर के तरफ लगने वाला फोर्स माइनस बाहर के तरफ लगने वाला फोर्स अगर करेंगे तब हमको पता चलेगा अच्छा ओवरऑल कितना अंदर लग रहा है। समझ रहे क्या? देखिए अभी फिर से मैं दूसरा लेता हूं, जैसे पोटेशियम हो गया। तो पोटेशियम के कैसे कहानी है, इसका होता है पोटेशियम का 2881। इसके बाहर वाले में 8, सॉरी 1, उसके अंदर वाले में 8, उसके अंदर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे अंदर वाले में 2। तो बताइए ये अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अंदर के तरफ। तो अंदर के तरफ जो खींच रहा है वही कहला रहा है क्या? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन मैं बताया उसके बाद कि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का नेचर सेम है, तब तो रिपल्सन होगा। हमको पता है कि अगर सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन होता है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सब करते बाहर वाले को। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी अंदर के तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, बाहर के फोर्स कम लग रहा है। जैसे आप मान लीजिए कबड्डी खेल खेलते हैं, अगर गोल बना दिया जाए तो ये अंदर वाला पार्टी क्या करेगा? बाहर वाले को खींचेगा। बाहर वाला क्या करता है? अंदर वाले को खींचता है, नहीं करता है? तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर वाला न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। लेकिन एक बाहर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है इसमें अलग अलग सेल में, तो ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का नेचर सेम है, तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपेल करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझे क्या? किसी को डाउट है इसमें न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट में? अब बताइए किसी भी एटम से खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या है? अंदर के तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है या नहीं? तो कितना ज्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि अंदर के तरफ कितना लगा, बाहर के तरफ कितना लगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा कि ओवरऑल अंदर कितना ज्यादा लग रहा है। तो इसको कहा जाता है इट इज द ओवरऑल attractive force towards nucleus, towards nucleus which is equal to, कॉमा देख लिख देता हूं, which is equal to nuclear charge minus स्क्रीनिंग इफेक्ट, माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी जेड इफेक्ट जो होगा, जेड इफेक्ट ये कैसे निकलेगा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर हमको जेड इफेक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट करेंगे तो हमको ओवरऑल जेड इफेक्ट पता चल जाएगा कि ओवरऑल अंदर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है। तो जेड इफेक्ट का तो यही नोटेशन है, जेड ई डबल एफ लिखा हुआ मिलता है। न्यूक्लियर चार्ज को जेड से डिनोट करते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से। ये 6 नहीं है, 6 ऐसा होता है, इसको ओरिजेंटल लिखते हैं तो इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। मैं लिख देता हूं नोटेशन, ये जो इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। बहुत सारा नोटेशन आएगा, जैसे ए है अल्फा, इसको कहा जाता है बीटा, बीटा, इसको कहा जाता है गामा, इसको कहा जाता है डेल्टा, इसको कहा जाता है ईटा, तो वैसे ही इसको कहा जाता है सिग्मा। एक और सिग्मा ऐसा होता है, करेक्ट, 10th में पढ़े होंगे, समेशन, ठीक है ना, इसको भी सिग्मा ही कहा जाता है। 10 नोटेशन है, लेकिन इसका मतलब होता है सिमेशन, समेशन यानी जोड़ना, और इस सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसमें अगर डाउट है आपको जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज में, तो बोलिए। इसको हिंदी में लिखूं क्या, क्या कह रहे हैं करीम? अभी केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत सारा फोर्स है, अगर मैं अभी बोलूं तो मैं आपको कुलम्बिक फोर्स भी पढ़ाऊंगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा लंडन फोर्स पढ़ाऊंगा, डिस्पर्सन फोर्स पढ़ाऊंगा। 6-7 टाइप का फोर्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं सबसे ऊपर की कहानी। तभी हमको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन। तब तो हम जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ता है, और जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नहीं? यानी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स, अच्छा चलिए उस साइड का थोड़ा बताता हूं। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इतना याद रखिए, मैं लिख देता हूं नोट में। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो निकाला जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे, डेटा सिलेबस में आपको मतलब 11th में नहीं है, कॉम्पिटेटिव लेवल से हम क्या करते हैं, एक बार मैं पूरे पढ़ा देता हूं, फिर से आपको कुछ जो टॉपिक छूटा हुआ रहेगा वो हम कॉम्पिटेटिव सेक्शन करके वो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, ठीक है ना? नहीं तो इसी में आपको लगेगा बाहर है, इतना ज्यादा कैसे है, क्योंकि ये आप बुक खोलेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम सीखेंगे ना तब हमको पता चलेगा कि हाँ किसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट देकर, एज वी मूव फ्रॉम, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट in a period of periodic table, periodic table nuclear charge increases, nuclear charge increases, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। यानी जब हम किसी आवर्त में, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो
नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, ऐसा हो गया। अब चलिए, अभी अगर हम साइज का बात करें कि साइज कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, अभी हम एक्चुअली इसके टॉपिक पढ़ते, वेरिएशन पढ़ते हैं जिसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है, कि कैसे अगर हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे जो साइज बढ़ेगा या घटेगा, या कौन से फैक्टर के ऊपर साइज डिपेंड करता है। तो चलिए, यानी इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। एक सेकेंड,